सॉरी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति ऑनलाइन क्लासेस। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर सीरीज में। गाइस, हमने हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वो स्टार्ट कर लिया है, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है और हम आ चुके हैं हमारे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस वाले पार्ट पर, जिसके अंदर हमने कैपेसिटेंस पर बात की थी कि कैपेसिटेंस क्या होती है। एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी और चार्ज बाय एनी कंडक्टर ऑन इट्स सरफेस, जिसकी वैल्यू हमारे पास में C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी की टर्म्स में आती है। और हमने ये भी देखा था कि कैपेसिटेंस जो है वो Q और V की वैल्यूज पर डिपेंड नहीं करती, वो वहां पर उसके लिए कांस्टेंट रहती है। 1 फैराड की डेफिनेशन देखी थी। ऐसा यूनिट जो है कैपेसिटेंस की वो होती है 1 फैराड, और उसके साथ साथ हमने वेरियस स्मॉल यूनिट्स भी देखी थी कैपेसिटेंस की। चलिए आज उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड चार्ज्ड पेयर। देखिए, हम बात करते हैं आज कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड चार्ज स्पेयर। आइसोलेटेड चार्ज स्पेयर का मीनिंग क्या है कि सपोज कीजिए कि ये आपका एक स्पेयर है, ठीक है। इस पर हमने क्या कर रखा है, कुछ चार्ज सप्लाई कर रखा है ऑन इट्स सरफेस। इस स्पेयर के सरफेस पर कुछ चार्ज सप्लाई कर रखा है। सपोज कर लीजिए इस चार्ज की वैल्यू है Q। इसकी वजह से इस स्पेयर के सरफेस पर कुछ पोटेंशियल इंक्रीज हो चुका होगा और उस पोटेंशियल की वैल्यू है V। हमें फाइंड करनी है कैपेसिटेंस ऑफ दिस आइसोलेटेड स्पेयर। तो देखिए, कैपेसिटेंस जो होती है, कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास C इज इक्वल टू क्यू बाय वी। हम सब जानते हैं। और एक बात कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ स्पेयर ड्यू टू चार्ज Q। इस स्पेयर की रेडियस हम सपोज कर लेते हैं क्या है, R। सरफेस स्पेयर की रेडियस कितनी है, R। तो देखिए, R रेडियस के स्पेयर पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है गाइस, वो वैल्यू होती है V इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की वैल्यू ओवर द सरफेस ऑफ अ चार्ज स्पेयर। चार्ज स्पेयर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है उसकी वैल्यू होती है V इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। तो देखिए, अगर पोटेंशियल की वैल्यू ये है तो इस वैल्यू को मैं रिप्लेस करता हूं कहां पर, कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में। अगर मैं इस वैल्यू को रिप्लेस करता हूं कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में, तो देखिए ये क्या बन जाएगी। इसको इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन के क्यू बाय आर। ये हो जाएगा तो Q से Q आपका कैंसिल हो जाएगा और R जो है वो कहां आ जाएगा, ऊपर। ये बन जाएगा R बाय के। C की वैल्यू हो जाती है R बाय के, और K हम जानते हैं कि हम K को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चैप्टर नंबर 1 से। तो C की वैल्यू, अगर K की वैल्यू ये पुट की जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये वैल्यू अपॉन में अपॉन ऊपर चली जाएगी और कैपेसिटेंस आएगी आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय आर। दिस इज नथिंग बट द कैपेसिटेंस ऑफ अ आइसोलेटेड चार्ज स्पेयर। किसी स्पेयर की, आइसोलेटेड चार्ज स्पेयर की जो कैपेसिटेंस होती है वो होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वेयर 4 पाई इज कांस्टेंट, epsilon naught is what, nothing but the permittivity of free space, and r is the radius of this charge pair. कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन r, देख सकते हैं आप, क्लियर। यहां से हमें देखिए दो चीजें मालूम पड़ती है। क्या क्या कैपेसिटेंस क्या आया हमारे पास में, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो यहां से हमें मालूम पड़ता है, देखिए, डिपेंडेंसी। यहां से हम डिफाइन करते हैं डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस।
ऑफ अ कंडक्टर। यहां से हम डिफाइन करते हैं डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। हमने कल बात की थी कि प्रीवियस क्लास में बात की थी कि जो कंडक्टर की डिपेंडेंसी है, कैपेसिटेंस की जो डिपेंडेंसी है वो Q और V की वैल्यूज पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। सप्लाइड चार्ज और इंक्रीज पोटेंशियल की वैल्यूज पर डिपेंड नहीं करती, तो वो किस किस पर डिपेंड करती है। तो यहां से देखिए पहला पॉइंट, C इज प्रोपोर्शनल टू R। C R के प्रोपोर्शनल है। अगर सबको कांस्टेंट माने तो R क्या हो गया, साइज ऑफ कंडक्टर। साइज ऑफ कंडक्टर, जितनी ज्यादा हम कंडक्टर की साइज इंक्रीज करेंगे, इसकी कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज और एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी गाइस। सी प्रोपोर्शनल टू आर, यहां से क्या मालूम पड़ता है, साइज ऑफ कंडक्टर के प्रोपोर्शनल है। दूसरी चीज, सेकंड इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या हो गया, मीडियम ऑफ कंडक्टर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मीडियम टू मीडियम वेरी होती है, क्लियर। तो मीडियम ऑफ अ कंडक्टर, जिस मीडियम में कंडक्टर को प्लेस किया गया है, या मीडियम कंडक्टर जिस मीडियम से सराउंडेड है, उस मीडियम पर भी कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है। एक थर्ड पॉइंट और होता है जिसका डिस्कशन हम अभी नेक्स्ट आगे करेंगे, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑल्सो डिपेंड्स on a uncharged conductor placed nearby the charged conductor। ये थर्ड पॉइंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जब हम प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पर जाएंगे तब। अभी के लिए ध्यान रखिएगा, कैपेसिटेंस आल्सो डिपेंड्स ऑन अनचार्ज कंडक्टर प्लेस्ड नियर बाय द चार्ज कंडक्टर। अगर किसी चार्ज कंडक्टर के पास में, ठीक है, नियर बाय कोई अनचार्ज कंडक्टर प्लेस कर दिया जाए, तो आपके कंडक्टर की जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है वो वेरी हो जाती है। वो किस तरह से वेरी होती है, इसका डिस्कशन हम करेंगे व्हेन वी गोइंग टू स्टडी प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। तब तक के लिए डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, क्लियर। सी की वैल्यू हो गई आपकी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये डिपेंडेंसी होती है गाइस, क्लियर। ये तीन चीजों पर कैपेसिटेंस जो वो डिपेंड करती है, साइज ऑफ कंडक्टर, मीडियम ऑफ कंडक्टर, और तीसरी कैपेसिटेंस ऑन अनचार्ज कंडक्टर प्लेस्ड नियर बाय द चार्ज कंडक्टर। ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्लियर। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस of a conductor having radius equal to the radius of earth। अर्थ की रेडियस क्या होती है, कुछ 6.4 10 टू द पावर 6 मीटर, 6.3 भी लिखते हैं, 6.4 भी लिख सकते हैं, आप देख लीजिए। सिक्स पॉइंट फोर 10 टू द पावर 6 मीटर, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस फाइंड करनी है आपको ऑफ अ कंडक्टर हैविंग रेडियस इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ की रेडियस के बराबर का कंडक्टर, अर्थ की शेप के बराबर का अगर हम कंडक्टर लें तो उसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होगी। तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये आपका एक आइसोलेटेड स्पेयर हो गया। हम जानते हैं कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्पेयर
स्पेयर, किसी स्पेयर की कैपेसिटेंस जो है क्या वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से कैलकुलेट की जाती है? बिल्कुल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हम इसको ये भी लिख सकते हैं आर बाय के, आप इसको आर बाय के भी लिख सकते हैं बिकॉज के इज 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ अब देखिए यहां पर रेडियस दे रखी है आपको 6.4 10 टू द पावर 6 और के की वैल्यू हम जानते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है एयर या वैक्यूम के लिए। क्लियर? यहां पर मीडियम की कोई बात नहीं कर रखी है स्पेशली, तो यहां पर मीडियम जो है वो आपको एयर या वैक्यूम ही अज्यूम करके चलना है। इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करते हैं गाइस, तो ये वैल्यू आपके पास में लगभग 711 इंटू 10 टू द पावर -6 फेराड मिलती है। 711 10 टू द पावर -6 फेराड माने कैपेसिटेंस इसकी जो है वो कितनी हो जाती है? 711 माइक्रो फेराड। कुछ इस तरह से आंसर मिलता है आपको, 711 माइक्रो फेराड। जब आप इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलती है 711 माइक्रो फेराड या 10 टू द पावर -6 फेराड, जो कि क्या हो जाएगी? कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग रेडियस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। अर्थ के इक्वल की रेडियस के बराबर का अगर कंडक्टर हम ले लेते हैं तो इसकी कैपेसिटेंस कुछ 700 माइक्रो फराड होती है। इसलिए मैंने आपको देखिए प्रीवियस क्लास में कहा था कि 1 फराड की जो वैल्यू होती है, 1 फराड जो यूनिट होती है वो बहुत बड़ी यूनिट है कैपेसिटेंस की। क्यों? क्योंकि अर्थ के इक्वल का कंडक्टर अगर मैं लेता हूं तब भी उसकी कैपेसिटेंस सिर्फ और सिर्फ माइक्रो फराड में आती है। मेरे पास कितनी आ रही है? माइक्रो फराड, विच इज लेस देन 1 फराड। 1 फराड से भी 1 कैपेसिटेंस होगी इतने बड़े कंडक्टर की। क्लियर? चलिए, तो फिर 1 फराड कैपेसिटेंस किसकी होगी? किस कंडक्टर की कैपेसिटेंस 1 फराड होगी? उसकी भी बात हम कर लेते हैं। देखिए यहां पर देखिए क्या होगा क्वेश्चन। फाइंड द रेडियस of a conductor having capacitance of या capacitance equal to 1 farad. Find the radius of a conductor having capacitance equal to 1 फैराड। आपको ऐसे कंडक्टर की रेडियस कैलकुलेट करनी है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है? 1 फैराड। तो देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका। सॉल्यूशन, कैपेसिटेंस जो होती है, ठीक है, कंडक्टर की वो होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर? कैपेसिटेंस हमें दे रखी है 1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप लिख सकते हैं आर बाय के। तो आर के की वैल्यू हो जाती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। देयरफॉर आर की वैल्यू आती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर्स। देखिए 10 टू द पावर 9 मीटर्स की रेडियस का कंडक्टर जो होगा उसकी कैपेसिटेंस 1 फैराड होती है। यह आपका आंसर है। 1 फैराड, 1 फैराड कैपेसिटेंस वाले कंडक्टर की जो रेडियस होगी गाइस वो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर ऑर्डर की होती है। तो ये जो रेडियस है 9 10 टू द पावर 9 साइज जो है ये अर्थ की रेडियस से भी ज्यादा हो गया। क्लियर? इसलिए इस साइज का कैपेसिटर बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इस साइज का कैपेसिटर बनाना हमारे लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। क्लियर? क्लियर है? देख सकते हैं आप। चलिए, अच्छा, मीडियम की जब हम बात कर रहे थे, एक चीज यहां पर मीडियम की अगर मैं बात कर रहा था कि मीडियम पर कैपेसिटेंस डिपेंड करती है, तो यहां पर एक पॉइंट हम अलग से देख लेते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इन एनी अदर मीडियम।
कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इन एनी अदर मीडियम। अगर मान लीजिए कोई दूसरा मीडियम ले लिया जाए तो वहां पर आपके स्पेयर की कैपेसिटेंस जो है क्या वो 4 पाई एप्सिलॉन एम आर हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। और एप्सिलॉन एम को हम लिख सकते हैं गाइस एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट। हमने प्रीवियस क्लास में देख रखा है, प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस चैप्टर में, वेयर एप्सिलॉन आर इज व्हाट? रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम, where epsilon r is dielectric electric constant of that medium, dielectric constant of that medium। तो यहां पर देखिए अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करता हूं किसी अदर मीडियम में तो 4 पाई एप्सिलॉन एम को एप्सिलॉन नॉट आर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। एप्सिलॉन एम को क्या लिख दिया हमने? एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगर ये लिख दिया तो देखिए सी डैश क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन आर को अलग लिख दीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया? कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इन फ्री स्पेस। तो किसी अदर मीडियम में जो कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाती है कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इन एयर और वैक्यूम। किसी अदर मीडियम के अंदर, किसी मीडियम के लिए कैपेसिटेंस जो है कंडक्टर की वो एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाती है कैपेसिटेंस इन फ्री एयर। और एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा मीडियम के लिए ग्रेटर देन 1 होगी। इसकी भी बात हम पहले कर चुके हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होती है? ग्रेटर देन 1 होती है किसी भी मीडियम के लिए। बात कर रखी है कंडक्टर के लिए सबसे ज्यादा होती है इंफिनिटी। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर आप एयर के बजाय कोई दूसरा मीडियम फिल कर देते हैं कंडक्टर के अंदर या कंडक्टर को सराउंड कर देते हैं किसी अदर मीडियम में तो उसकी कैपेसिटेंस एप्सिलॉन आर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इन एयर और वैक्यूम। बढ़ जाएगी, श्योरली क्या होगी? बढ़ेगी। अगर आप कंडक्टर को किसी अदर मीडियम में प्लेस करेंगे तो उसकी कैपेसिटेंस 100%, 110%, ठीक है, इंक्रीज ही होगी। कितनी इंक्रीज होगी? एप्सिलॉन आर टाइम्स द कैपेसिटेंस इन एयर और वैक्यूम। इस बात का भी ध्यान रखें। क्लियर है? चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए और यहां पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है देखिए उस पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी stored by a charged conductor। इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड बाय अ चार्ज कंडक्टर। देखिए मैंने कहा था आपको कि सपोज कीजिए कोई कंडक्टर है आपके पास, उस पर आपने पहले से कुछ चार्ज स्टोर करवा रखा है विच इज क्यू। कोई कंडक्टर है उसके पास हमने पहले से कुछ चार्ज स्टोर करवा रखा है विच इज स्मॉल क्यू, और हम चाहते हैं कि इस कंडक्टर को कुछ और चार्ज दिया जाए विच इज डी क्यू। तो क्यू चार्ज प्लेस करने पर, इस कंडक्टर के सरफेस पर क्यू चार्ज प्लेस करने पर कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो भी इंक्रीज होकर के कितना हो चुका है? वी हो चुका है। तो अगर मैं ये dq चार्ज यहां पर फर्दर और स्टोर करवाना चाहता हूं तो क्या ये इजीली स्टोर हो जाएगा? जी नहीं, ये इजीली स्टोर नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा? इस पोटेंशियल के अगेंस्ट में इस चार्ज dq को यहां स्टोर करने के लिए वर्क करना पड़ेगा। क्लियर? क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। और हम इस dq चार्ज को यहां स्टोर करने के लिए जो वर्क करेंगे, यही वर्क डन, ठीक है, इस स्पेयर के सरफेस पर, चार्ज के सरफेस पर एज एन इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो जाएगा। गाइस बात समझ में आई? सपोज कर लीजिए इस कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो C है। इस कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है, स्टोर करने की कैपेसिटी, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी, वो कितनी है? C है। तो वर्क डन to supply a specific
to supply a specific amount of charge, work done to supply a specific amount of charge on the surface of a conductor is stored in the form of a electric एनर्जी। बेसिकली किस तरह की एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। वर्क डन टू सप्लाई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ अ कंडक्टर, चार्ज स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखिए क्या होगी एनर्जी। सपोज मैं इस डीक्यू चार्ज को स्टोर करवाना चाह रहा हूं, तो पहले क्या होगा? स्मॉल वर्क डन to store a charge dq on the surface of conductor। कंडक्टर के सरफेस पर हम कुछ dq चार्ज स्टोर करवाना चाहते हैं, और इस dq चार्ज के लिए इस पर पोटेंशियल ऑलरेडी पहले से कितना है? v है। तो यहां पर जो स्मॉल वर्क डन होगा गाइस, dw, क्या उसकी वैल्यू dq इंटू वी हो जाएगी? dq इंटू वी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी dq इंटू वी? क्योंकि dq चार्ज देने से इसका जो पोटेंशियल हो जाएगा वो कुछ v ऑलरेडी इसका पोटेंशियल है, कांस्टेंट होगा। मतलब हम मान रहे हैं कि ये चार्ज इतना ज़्यादा स्मॉल है कि इसके पोटेंशियल में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, लेकिन हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो इस v पोटेंशियल के अगेंस्ट में करना पड़ेगा। हमने पहले भी इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक्सप्रेशन डराइव किया ना, k q1 q2 बाय r, वो भी इसी एक्सप्रेशन से किया है, वर्क डन की हेल्प से। तो यहां पर dq चार्ज को स्टोर करना है तो वर्क डन कितना हो जाएगा? dq इंटू वी। वी क्या है यहां पर? पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज स्पेयर। चलिए, तो dw की वैल्यू क्या हो जाएगी? dq इंटू वी। सॉरी, v जो है वो यहां पर क्या कैसे डिफाइन किया जा सकता है? v यहां पर कितना है? q बाय सी। यहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है? Q बाय सी। Q इस सरफेस पर चार्ज है और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? C है गाइस। तो यहां का जो पोटेंशियल हो जाएगा वो कितना होगा? Q इंटू सी। इज इट क्लियर? तो यहां पर dw की वैल्यू बन जाती है आपके पास Q बाय सी इंटू dq। इज इट क्लियर? वैल्यू बन जाएगी आपके पास Q बाय सी इंटू du। ये स्मॉल वर्क डन आ जाएगा। स्मॉल वर्क डन टू स्टोर अ चार्ज dq ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर कितना होगा? सॉरी, Q बाय dq, Q बाय सी इंटू dq। तो अब हम बात करते हैं, देखिए, नेट वर्क डन की टू स्टोर अ चार्ज on the to store a charge q on the surface of conductor। देखिए, नेट वर्क डन कितना होगा? टू स्टोर अ चार्ज q ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के सरफेस में मैं टोटल चार्ज q स्टोर करवाना चाह रहा हूं, तो फिर मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा इसकी बात करें अगर हम, तो देखिए क्या हो जाएगा यहां से। सॉरी, हमारे पास में स्मॉल वर्क डन आ रखा है dw q बाय सी इंटू dq। देयरफॉर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ प्रॉपर लिमिट। दोनों तरफ आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स विद प्रॉपर लिमिट। क्यों इंटीग्रेट करना पड़ेगा? क्योंकि हमें टोटल वर्क डन की वैल्यू चाहिए जो कि dw के इंटीग्रेशन से ही मिलेगी। तो ये हो जाएगा dw फ्रॉम 0 टू w इज इक्वल टू q बाय सी इंटू dq फ्रॉम 0 टू q। यहां पर इंटीग्रेशन w के रेस्पेक्ट में होगा तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स जो आएंगी वो w 0 टू w आएगी, और यहां इंटीग्रेशन q के रेस्पेक्ट में होगा तो टोटल चार्ज कितना सप्लाई हो रहा है? फ्रॉम 0 टू q। चलिए,
W का इंटीग्रेशन, dw का इंटीग्रेशन गाइस, W फ्रॉम 0 टू W, यहां से 1/c कांस्टेंट बाहर चला जाएगा और आपके पास रह जाएगा Q इंटू डी क्यू। लिमिट पुट करेंगे तो W माइनस 0 1/c एज इट इज और Q डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू Q। इज इट क्लियर? x dx x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 से Q स्क्वायर बाय 2। लिमिट्स जब हम पुट करते हैं तो W की वैल्यू आएगी 1/c Q स्क्वायर बाय 2 माइनस 0, तो W बन जाएगा आपके पास 1/2, ओके 1/2 Q स्क्वायर बाय C, 1/2 Q स्क्वायर बाय C, ये आपका W हो जाएगा। और W जो होता है वो स्टोर्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी के इक्वल होगा, तो यहां पर स्टोर्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? स्टोर्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी U वो हो जाएगी Q स्क्वायर अपॉन 2C। हाफ Q स्क्वायर बाय C लिखे या Q स्क्वायर बाय 2C लिखे, दोनों एक ही बात है। ये जो हमारे पास में एनर्जी आई, ये किस टर्म में आई? इन टर्म्स ऑफ Q एंड C। Q और C की टर्म्स में एनर्जी का जो फॉर्मूला बनता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला, वो बनता है गाइस Q स्क्वायर बाय 2C। इसी तरह से देखिए, वी नो दैट कि Q इज इक्वल्स टू CV, Q इज इक्वल्स टू CV होता है कैपेसिटेंस के फॉर्मूले से, C इज इक्वल्स टू Q बाय V, तो Q इज इक्वल्स टू क्या होगा? CV। अगर इस Q की वैल्यू में यहां रिप्लेस कर देता हूं तो U की वैल्यू बन जाती है, देखिए C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C। C से C कैंसिल हो जाएगा, U की वैल्यू आएगी आपके पास में हाफ CV स्क्वायर। Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाफ CV स्क्वायर। ये किस टर्म में आ जाएगी? इलेक्ट्रिक एनर्जी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ C एंड V। ठीक है, कैपेसिटेंस और वोल्टेज की टर्म्स में इलेक्ट्रिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास में ये आ जाती है हाफ CV स्क्वायर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इसी तरह से अगेन V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहां से? Q बाय C। अगर कैपेसिटेंस के फॉर्मूले से V की वैल्यू फाइंड की जाए तो V क्या होगा गाइस? Q बाय C। अगर ये Q बाय C हो जाता है तो U की वैल्यू क्या बन जाती है? क्या थी? Q स्क्वायर अपॉन 2C या फिर हाफ CV स्क्वायर। ये आई, इस हाफ CV स्क्वायर में आप V की वैल्यू पुट कर दीजिए तो Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, यही हो जाएगी क्या? ये तो हम निकाल चुके हैं पहले ही, तो ठीक है, Q स्क्वायर अपॉन 2C वापस से यही आएगा, देख लीजिए Q स्क्वायर अपॉन 2C। V की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, Q और C और V के टर्म्स में फाइंड कर दी। चलिए हाँ, Q और V, तो Q और C और V के टर्म्स में फाइंड कर लेते हैं। ये चीज तो हमारे पास में पहले से आ रखी है। देखिए Q और V की टर्म्स में फाइंड कर लेते हैं, बाकी दो रिलेशन हम डराइव कर चुके हैं, तो इसको मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा। देखिए इन टर्म्स ऑफ C एंड V हो गया। अगेन C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V होता है, C इज इक्वल्स टू Q बाय V होता है। तो आपके पास जो रिलेशन आया है U का हाफ CV स्क्वायर, इसमें C की वैल्यू क्या कर दीजिए? पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा U इज इक्वल्स टू हाफ Q बाय V इंटू V स्क्वायर। V से V कैंसिल हो जाएगा, U की वैल्यू हो जाएगी हाफ Q इंटू V। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ Q एंड V। देख लीजिए इन टर्म्स ऑफ Q एंड V। क्लियर? मैं यहां लिख देता हूं, इन टर्म्स ऑफ Q एंड V। क्लियर गाइस? तो देख लीजिए ये आपकी क्या हो जाएगी? वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। क्लियर?
ये भी इलेक्ट्रिक एनर्जी की वैल्यू है, ये भी इलेक्ट्रिक एनर्जी की वैल्यू है, और ये भी इलेक्ट्रिक एनर्जी की ही वैल्यू है। ये है इन टर्म्स ऑफ क्यू एंड सी, ये है इन टर्म्स ऑफ सी एंड वी, और ये है इन टर्म्स ऑफ क्यू एंड वी। ठीक है, तीनों में से कोई भी एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी कैलकुलेट करने के टर्म्स में। ये टॉपिक हमारा यहां पर कंप्लीट हो जाता है, देख सकते हैं आप। चलिए, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट अब हमारे टॉपिक पर हम आते हैं, जो कि है कैपेसिटर्स। कैपेसिटर इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर क्या होता है? देखिए, हमने लास्ट क्लास में, अभी सॉरी इसी प्रेजेंट क्लास में हमने बात की थी कि जो कैपेसिटेंस होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की, वो बेसिकली डिपेंड करती है साइज ऑफ कंडक्टर पे और नेचर ऑफ कंडक्टर पे। मतलब अगर मैं नेचर मीडियम सेम रखूं तो मुझे किसी भी कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस इंक्रीज करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? साइज बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजीज में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो बहुत ही माइक्रो साइजेस के अवेलेबल रहते हैं। तो उसके अंदर अगर आपको चार्ज या एनर्जी स्टोर करनी हो तो उसके लिए बड़ा कैपेसिटर लगाना इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल एंड नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल। ये भी कह सकते हैं हम कि साइज इंक्रीज करना जो है वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। साइज एक लिमिट तक ही कंडक्टर की इंक्रीज की जाती है। अगर आपको किसी भी कंडक्टर की इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इंक्रीज करनी है तो बार बार उसकी साइज इंक्रीज करना जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है या फिजिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं तो देयर इज अ नीड, यहां पर एक नीड आती है कि एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा कंडक्टर बनाया जाए जिसकी कैपेसिटेंस उसकी साइज के कंपैरेटिवली क्या हो? बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लार्ज हो। एक ऐसा कंडक्टर बनाने की नीड आती है जिसकी कैपेसिटेंस टू होल्ड चार्ज और एनर्जी क्या हो? उसकी साइज के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा लार्ज हो। ऐसे कंडक्टर को, ऐसे डिवाइस को गाइस हम बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर आपको काफी सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कनेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फैंस, टीवी, रेडियोज, क्लियर, ट्रांजिस्टर्स, इस तरह से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा तो वहां पर आपको एक सिलेंड्रिकल शेप का डिवाइस मिलता है जिसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, कैपेसिटर जो होता है उस डिवाइस की जो चार्ज या, ठीक है, खासियत क्या होती है, क्या स्पेशलिटी है कंडक्टर कैपेसिटर की, कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है गाइस जिसकी चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो उसकी साइज के कंपैरेटिवली एक्सट्रीम लार्ज होती है। क्लियर? ये एक ऐसा स्पेशल डिवाइस है जिसके पास में चार्ज को और इलेक्ट्रिक एनर्जी को होल्ड करने की कैपेसिटी है एज एक्सट्रीम लार्ज एज कंपेयर टू इट्स ओन साइज। बाकी जो दूसरे कंडक्टर्स होते हैं वो अपनी साइज के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? कंडक्टर्स की एनर्जी को या चार्ज को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो वो अपनी एक पर्टिकुलर साइज के बाद में एक लिमिटेशन आ जाती है कि इससे ज्यादा वो चार्ज स्टोर नहीं कर सकते। तो नॉर्मल कंडक्टर्स पे अगर आपको एक्सट्रीम चार्ज स्टोर करवाना है तो उनकी साइज बढ़ानी पड़ेगी, जो कि एक फीजेबल प्रोसेस नहीं है। इस वजह से, इस नीड की वजह से यहां पर नए डिवाइसेस बनाए गए जिनको कहा जाता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर जनरली क्या होते हैं मैं यहां लिख देता हूं, आर स्पेशल डिजाइन्ड conductors which can store large or extreme amount of charge
और इलेक्ट्रिक एनर्जी which can store large amount or extreme amount of charge or electric energy as compared to its size. ठीक है, जनरली कैपेसिटर का जो इंट्रोडक्शन होगा वो यही होगा कि कैपेसिटर ऐसे डिवाइसेस होते हैं या ऐसे स्पेशल डिजाइन कंडक्टर्स होते हैं जो कि अपने सरफेस पर लार्ज अमाउंट ऑफ या एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ चार्ज और एनर्जी होल्ड करते हैं एज कंपेयर टू इट्स साइज, अपनी साइज से कंपेरेबली बहुत ज्यादा अमाउंट की एनर्जी जो है वो स्टोर कर पाते हैं। ऐसे डिवाइसेस को हम बोलते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर कैसे बनाया जाता है? देखिए, कैपेसिटर कैसे बनाया जाता है उसके लिए यहां पर हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर की। ठीक है, कैपेसिटर कैसे बनता है, प्रिंसिपल कैपेसिटर बनाने का क्या प्रिंसिपल है, इसके बारे में भी देखिए हम डिस्कशन करेंगे। क्लियर? कुछ इंट्रोडक्शन मैं आपको आज दे देता हूं, जैसे कि देखिए, बाय द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। यहां पर कैपेसिटेंस बनाने का बेस क्या है कि हमें साइज को इंक्रीज नहीं करना है। ठीक है, साइज को इंक्रीज नहीं करना है, साइज कांस्टेंट रखनी है। तो साइज को कांस्टेंट रखते हुए, मीडियम को कांस्टेंट रखते हुए आप कंडक्टर की कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें एक ये रिलेशन दिखता है, देखिए C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। कहने का मतलब क्या है? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग C जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के। इसका मतलब capacitance of conductor can be increased by keeping the voltage या potential remains constant, keeping the potential remains constant and increasing the value of charge over its surface, यहां से देखिए पहला मेथड, अगर मैं V को क्या रख दूं, V को कांस्टेंट मान लेता हूं यहां पर, मतलब V आपका इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होना चाहिए, और सिर्फ V को कांस्टेंट रखते हुए हम क्या कर रहे हैं, लगातार Q सप्लाई करते जा रहे हैं कंडक्टर के सरफेस पर, तो उसकी कैपेसिटेंस जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कैपेसिटेंस पर कंडक्टर कैन बी इंक्रीज बाय कीपिंग द पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट एंड इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ चार्ज ओवर इट्स सरफेस। क्लियर? ये पहला मेथड ध्यान रखिएगा, क्लियर, बिना उसके साइज को चेंज किए। दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं आप, सेम इसी रिलेशन से, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V से कैपेसिटेंस जो है वो यहां पर V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अगर Q को कांस्टेंट माना जाए। क्या माना जाए? Q को कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है, कैपेसिटेंस of a conductor can be increased by keeping charge of conductor constant and decreasing, और डिक्रीजिंग की जगह हम बेटर रहेगा ये वर्ड यूज करें, कीपिंग द चार्ज ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट एंड रिड्यूसिंग इट्स पोटेंशियल, बाय मार्जिनल अमाउंट। सेकेंड मेथड आपका ये आता है गाइस, अगर हम किसी कंडक्टर के सरफेस पर जो चार्ज है उसको कांस्टेंट रखें और V को लगातार डिक्रीज करें तो भी क्या C की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है।
इंक्रीज की जा सकती है। तो इन दोनों मेथड्स में से देखिए यहां पर दो मेथड्स आए आपके पास। पहला क्या, C प्रोपोर्शनल टू Q, अगर V को कांस्टेंट रख के चार्ज बढ़ाइए, और दूसरा मेथड है Q को कांस्टेंट रख के V डिक्रीज कीजिए, घटाइए। इन दोनों में से एक मेथड हम क्या करते हैं, यूज करते हैं टू कंस्ट्रक्ट कैपेसिटर्स। और वो मेथड कौन सा होता है, वो मेथड इन दोनों में से होता है सेकंड नंबर। ठीक है, मेथड सेकंड is used to construct the capacitors। सेकेंड मेथड को कैपेसिटर्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं द अबव मेथड इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ये जो अबव मेथड है आपका, यही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है। ये वाला मेथड जो है गाइस, कि चार्ज को, किसी कंडक्टर के सरफेस के चार्ज को कांस्टेंट रखिए और उसके सरफेस का जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज कर दीजिए। जब आप पोटेंशियल डिक्रीज कर देंगे मार्जिनल अमाउंट से, तो उसकी कैपेसिटेंस जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। मतलब अब आप उसके सरफेस पर और ज्यादा अमाउंट का चार्ज, और ज्यादा अमाउंट की इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करवा सकते हैं। इस मेथड को कन्वेंशनल माना जाता है और यूज किया जाता है टू कंस्ट्रक्ट कैपेसिटर्स। इसी मेथड को आप कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स। क्लियर? आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। क्लियर? तो यहां से हम बात करेंगे देखिए कैपेसिटर्स पर, और हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होता है और कैपेसिटर कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। मोस्ट कॉमनली यूज कैपेसिटर जो होता है हमारे सामने, वो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मोस्ट कॉमनली यूज कैपेसिटर कौन से होते हैं गाइस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, और इनके क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं, इन सभी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में। क्लियर? तब तक के लिए आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। बी एट होम, बी सेफ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और जागृति क्लासेस के साथ में अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखिए। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।